हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ यीजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ईबो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था और उसने ड्रंक हालत में जैन से कुछ ऐसी चीज़ें भी करवाई थी जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए थी। और जैन को ये सब चीज़ें करनी पड़ी थी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसे ये सब करना ही था। जब वो ईबो को वापस से बेड पर सुला देता है तब वो ईबो की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी चुरा लेता है और अपने फ़ोन में सेव कर लेता है। फिर वो वापस से अपने रूम में चला जाता है। जो जेनजिंग को उस पर डाउट तो हुआ था लेकिन फिर वो माइंड नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईबो अपने रूम में ही था और वो सोया हुआ था। जब वो उठता है तब उसके सर में उसे बहुत ही पेन होता है और फिर वो सोचने की कोशिश करता है कि कल रात वो बहुत ही ड्रंक था और आखिरकार कल हुआ क्या था। वो तो बार में था, वो यहाँ पर कैसे आया? वो सोचने की कोशिश करता है और वो याद करता है कि वो कल बार में था और उसने जहन से कहा था कि वो उसे वाइन सर्व करे। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसके बाद का आगे का विजन पूरा ब्लरी हो जाता है। उसे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आता। वो बिल्कुल भी याद नहीं कर पाता कि उसने जैन को अपनी लैब में बैठने के लिए कहा था और उसने उसके हाथों से ही वाइन पी थी। बिल्कुल भी वो ये रिमेम्बर नहीं कर पाता। वो सोचता है कल तो वो बार में था, तो वो रूम में कैसे आया? क्या जैन उसे यहाँ लेकर आया था? फिर वो अपने सर को शेक करता है और फिर वो बेड से उठ जाता है और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। शावर लेने के बाद फिर वो वापस आता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है और फिर वो आधे घंटे के बाद नीचे हॉल में जाता है। हॉल से वो सीधा डाइनिंग एरिया की ओर जाता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर लियो हाईक्वान और वांग हाइशवान भी बैठे हुए थे। तभी वांग हाइशवान बोलता है कि ब्रदर, मैंने सुना है कि अभी एक बहुत बड़ी जमीन बिकने वाली है और उस जमीन का जो मालिक है वो उसे ही जमीन को बेचेगा जो कि सबसे ज्यादा पैसे देगा। वांगी वो जब ये सुनता है तब वो हाइशवान की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में और वो लोकेशन बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर है, तो इसीलिए मेरे लिए वो बहुत ही यूजफुल है। तो मैंने ऑलरेडी उसे बाय करने के बारे में सोच लिया है। वांगी वो के लिए ये जगह इसीलिए इतनी प्रीशियस है क्योंकि ये प्लेस बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पर है जहाँ से वांगी वो अपने वेपन्स को और ड्रग्स को बहुत ही आसानी से सप्लाई कर सकता है। उधर दूसरी जगहों पर वांगी वो एक स्मिक करता है और वो अपनी जीत के लिए पहले ही हैप्पी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं। जैन कुछ मेड के साथ खाने की ट्रे लेकर डाइनिंग एरिया की ओर आता है। फिर वो डाइनिंग टेबल पर खाने की ट्रेस को रख देता है। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या उसे याद है कि कल उसने नाइट को मेरे साथ क्या किया था? क्या उसे याद है या फिर नहीं? फिर जैन ईवो के फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे। जैन सोचता है कि उसे शायद कुछ भी याद नहीं है, वो ड्रंक था इसीलिए शायद वो भूल गया होगा सब चीजें। तभी वांग हाइशवान ईवो को देखता है और बोलता है कि ब्रदर। ईवो बोलता है कि हाँ। तभी वांग हाइशवान बोलता है कि ब्रदर, आप शादी कब करने जा रहे हो? वैसे भी आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और अब मुझे अपने लिए एक ब्यूटीफुल सी सिस्टर इन लॉ चाहिए। वांगी बो जब ये सुनता है तब वो वांग हाइशवान को देखता है और बोलता है, हाइशवान, ये किस तरह का क्वेश्चन है? मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ और तुम इस टाइम पे मजाक कर रहे हो। वांग हाइशवान ईबो को टीज करते हुए बोलता है, ब्रदर, आप क्या बात कर रहे हो? ये आपको आपकी वाइफ से प्यार मिलेगा, आपको आपकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी और आप कितने और सालों तक, मुझे ये बताइए, इसी तरह मॉक बन के रहोगे? सोचिए, आपकी एक ब्यूटीफुल सी वाइफ है, 2 से 3 बच्चे हैं आपके। आपकी वाइफ आपसे प्यार करेगी और आपके बच्चे आपको फादर बोलेंगे और मुझे वो अंकल बोलेंगे। ब्रदर, अब आपको इस तरह के ड्रीम्स देखने चाहिए। ये बोलकर वो ईबो को बहुत ही ज़्यादा टीज करता है। ईबो हाइशवान को देखता है और उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और फिर वो सामने की ओर देखता है। उसके सामने जैन खड़ा हुआ था बिल्कुल चुपचाप। ईबो फिर जैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, वाइफ, किड्स, नहीं, उसे नहीं चाहिए बिल्कुल भी ये सब चीजें। फिर वो खाने को देखता है और वो खाना खाना शुरू करता है। हाइशवान ईबो को देखता है और बोलता है, गगा, आप मुझे ऐसे इग्नोर मत करिए, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अब आपको आपकी लव लाइफ शुरू करनी चाहिए और इन माफिया वर्ल्ड की दुनिया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही डेंजरस है। और वो ईबो की आर्म को पकड़ता है और उसे शेक करता है। ईबो हाइक्वान की बातों से इरिटेट हो रहा था क्योंकि जब भी वो वाइफ और किड्स की बात कर रहा था तब उसके माइंड में जन का फेस आ रहा था और ये उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील करा रहा था और वो इरिटेट हो रहा था। ईबो अपने मन में सोचता कि नहीं नहीं, वो एक माफिया है, उसकी लाइफ में लव और फैमिली की कोई जगह नहीं है।
वो अपनी बस माफिया वर्ल्ड पर ही रूल करना चाहता है और ऐसे ही हैप्पी रहना चाहता है। उसके लाइफ में इन फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तभी वांग हाइशुआन ईबो को देखता है और बोलता है कि मैं आपके लिए वाइफ को चूज़ करूँगा। अब तो ईबो पूरी तरह से इन सब बातों से फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो सीधा जैन को देखता है और जैन ये देखकर एक ऑकवर्ड सी स्माइल देता है और फिर ईबो वांग हाइशुआन को देखता है बिल्कुल कोल्ड आइज से और वो फिर दोबारा से खाने की एक बाइट लेता है। तभी वांग हाइशुआन एक स्माइल करता है और वो ईबो की ईयर के पास जाता है और उसे विस्पर करते हुए बोलता है, गगा वैसे आपका शाओजन के बारे में क्या ख्याल है? ये बोलकर वांग हाइशुआन ईबो को टीज करता है। ईबो जैसे ही ये सुनता है तब खाना उसके गले में ही अटक जाता है और वो खांसने लगता है। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लिu हाइक्वान जल्दी से वांग ईबो की पीठ को सहलाने लगता है। एक अननोन शाइनेस की वजह से ईबो का चेहरा पूरा रेड हो जाता है और वो कफ करने लगता है। ईबो वांग हाइशुआन की ओर देखता है रेड आइज से और वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये देखकर वांग हाइशुआन बिल्कुल चुप हो जाता है और वो पूरा ध्यान अपने खाने पर करता है। ईबो इसके बाद किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। वो सीधा अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। ईबो के माइंड में बस एक ही बात आती है, वैसे आपका ब्रदर जैन के बारे में क्या ख्याल है? ये देखते ही वांग ईबो की आइज बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसके माइंड में ये वर्ड बार बार घूम रहा था। उसका पूरा दिमाग खराब हो रहा था। ईबो इन सभी थॉट्स को अपने माइंड से बाहर निकालता है और वो ब्रेकफास्ट करने पर कंसंट्रेट करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जो कि आफ्टरनून का है। जैन अपना पूरा टाइम आफ्टरनून का जो है वो गार्डन के अंदर ही स्पेंड कर देता है। वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। जैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है जब वो अकेले गार्डन के अंदर ऐसे टाइम बिताता है। उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम होता है। जैन फिर अपने गार्डन के अंदर एक गुलाब का पौधा भी लगाता है और फिर उसे क्रैश करता है और उसे वाटर देता है और उसे बोलता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। ये उसका ब्यूटीफुल गार्डन है। वो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगाएगा और उन सभी की अच्छे से केयर करेगा। फिर उसके प्लांट्स बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे। जैन के पास यहाँ पर बस ये फ्लावर्स ही हैं जिस अपने सीक्रेट को शेयर कर सकता है। इसके बाद जैन फिर एक एक करके उन सभी प्लांट्स को पानी देता है और फिर वो उन प्लांट्स से बोलता है कि वो बहुत ही जल्द अपने इस गार्डन के लिए बोनसाई का एक पेड़ भी लेकर आएगा और उसे यहाँ पर लगाएगा। जैन ये सब करके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम इन पेड़ों के साथ स्पेंड कर सकता है और अपने अंदर जितना भी स्ट्रेस है उस सबको दूर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईबो को देखते हैं जो कि अपनी रूम की बालकनी से जैन को ये सब करते हुए देख रहा था बिल्कुल सीरियस फेस के साथ। ईबो फिर जैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई पौधों के साथ कैसे बातें कर सकता है, ये बिल्कुल पागल है। इसके बाद ईबो जैन को इग्नोर करता है और वो दूसरी साइड में देखता है। अब हम देखते हैं एक अननोन प्लेस को जहाँ पर जो चिंग एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। उसने अपने सर को अपने नीज के बीच में रखा हुआ था। उसके हाथ पैर चेन से बंधे हुए थे। उन चेन्स को जोचिंग के नेक पर, उसके हाथों पर और उसके पैरों पर बांधा गया था और वो चेन एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड रोड से अटैच थी और रोड को फ्लोर से अटैच किया गया था। जोचिंग के लिए यहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करे भी तो नहीं भाग सकता है, लेकिन वो इस रूम के अंदर मूव ज़रूर कर सकता है थोड़ी ही डिस्टेंस पर। तभी अचानक से कोई रूम का डोर ओपन करता है और डोर से एक पर्सन अंदर आता है जो कि हैपेंग है और कोई नहीं। हैपेंग के हाथ में एक फूड ट्रे थी और उसके अंदर एक ब्रेड और केचप रखा हुआ था। जोचेंग ने डोर ओपन होने की आवाज़ तो सुनी लेकिन वो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और ना ही वो अपने सर को ऊपर करता है। हैपेंग जोचेंग के पास आता है और खाने की प्लेट को वहाँ पर रख देता है। फिर हैपेंग जोचेंग को देखता है और बोलता है कि इसे खाओ वरना तुम खाने के बिना मर जाओगी। तुम्हें जब तक जिंदा रहना होगा तब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, अदरवाइज हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर जोचेंग ऊपर हैपेंग को देखता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के हैपेंग को देखता है। हैपेंग को देखकर जोचेंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा ब्रदर मेरा वेट कर रहा होगा, वो मेरे लिए बहुत ही वरिड हो रहा होगा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जोचेंग ये सब एंग्री वॉइस में हैपेंग को बोलता है। ये देखकर हैपेंग जोचेंग के बालों को कसकर पकड़ता है और उसे फ्लोर पर फेंक देता है। इससे जोचेंग का सर फ्लोर से टकरा जाता है। वो फिर अपने सर को पकड़ता है और फ्लोर पर बैठ जाता है। हैपेंग जोचेंग को देखता है और फिर बोलता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, तो ठीक है मैं बताता हूँ।
तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे बस इतनी गलती है कि तुम मेरे साथ बार में आई और मैं अपने फ्रेंड्स को ले आया। मैं बस तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ हाई पोजीशन पाने के लिए। बहुत ही जल्द मैं वांग यीफई का लेफ्ट हैंड बनूंगा और मुझे मेरे इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये बोलकर हैपेंग एक स्मिक करता है और वो जोचेंग को देखता है। ये सुनकर जोचेंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो आंसू भरी आंखों से ही हैपेंग को देखता है और बोलता है कि हैपेंग, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तुम मुझे यूज़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे लिए मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? क्या तुम्हारे लिए पैसा और पावर मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हैपेंग जोचेंग को देखता है और बोलता है कि अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हाँ, तुम मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हो। मेरे लिए बस मेरा पावर और मेरी पैसा ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे साथ तो बस मैं टाइम पास करता था। तुम मेरे लिए बस एक टाइम पास थे और कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारा डियरेस्ट फ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओके। हैपिंग ये सब बहुत ही रूडली बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। जोचेंग डोर को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और फिर वो खाने को देखता है जहाँ पर सिर्फ ब्रेड और केचप ही था। जोचेंग अब इरिटेट हो चुका है। वो पिछले कई महीनों से ब्रेड और केचप ही खा रहा है। अब वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया है इन सब चीज़ों से। वो ऊब गया है। कोई भी उसे डिलीशियस फूड नहीं देता है, लेकिन अब उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। उसे ये खाना ही होगा। अगर उसने नहीं खाया तो फिर उसे दूसरे दिन तक कोई भी खाना नहीं मिलेगा। जोचेंग फिर ब्रेड को टच करता है और उसे याद आता है कि उसके ब्रदर्स जैन और यूबिन उसके लिए खाना बनाते थे। वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता था और वो पूरी तरह से प्यार से भरा हुआ होता था। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 2 ब्रेड और केचप ही खा रहा है पिछले कई महीनों से। फिर जोचेंग बोलता है कि आई एम सॉरी जैन, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे ख्याल आते थे कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मुझे सच्चाई तो उस दिन समझ आई जिस दिन हैपेंग ने मुझे किडनैप किया और मैं समझ गया कि हाँ, तुम बिल्कुल सही थे जैन। तुम मुझे सही रोका करते थे जब मैं हैपिंग के साथ बाहर जाता था और तुमने मुझसे कहा भी था कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई एम सॉरी जैन कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे तुम्हारी बात को मानना चाहिए था। मुझे उस बार में नहीं जाना चाहिए था। सच में अब रियलिटी में ही ये चीज़ मेरे लिए पूरी तरह से कर्स बन गई है। मुझे लगता था कि हैपेंग, लू एंड जेई और वांग यीफई मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरे फ्रेंड नहीं थे। वो एक स्नैक की तरह हैं और वो मेरे यूज़ कर रहे हैं। हापिंग ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने मेरा किडनैप क्यों किया है, ताकि वो तुम्हें यूज़ कर सके। जैन, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर जोचेंग बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। कुछ देर के बाद वो अपने आप को काम डाउन करता है। फिर वो ब्रेड को देखता है और उसे अपने हाथ में लेता है और उसे खाने लगता है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। जोचेंग उस ब्रेड को खाते हुए बोलता है, जैन, यूबिन, तुम कहाँ हो? जैन, प्लीज़ तुम अपने उस मिशन को जल्दी से कंप्लीट करो और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। ये लोग मुझे सिर्फ ब्रेड देते हैं, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। जैन, प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। प्लीज़ जैन, मुझे तुम्हारे खाने की याद आ रही है, मुझे तुम्हारे प्यार की याद आ रही है। प्लीज़ जैन, तुम मेरे सबसे अच्छे ब्रदर हो। मैं पागल था जो ये सोचता था कि तुम ये सब बकवास बोल रहे हो। आई एम सॉरी जैन, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। प्लीज़ जैन, आओ, मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। प्लीज़ जैन, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। मैं अब से तुम्हारी हर एक बात को अच्छे से ओबे करूँगा। मैं तुम्हारी कभी किसी बात को ना नहीं करूँगा। प्लीज़ जैन, मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रह सकता हूँ ऐसे। जोचेंग रोते हुए ही वो ब्रेड और बटर खा लेता है। ब्रेड और केचप खा लेने के बाद फिर वो पानी पीता है। इस रूम के अंदर सिर्फ एक ही बर्तन है जिसके अंदर पानी है। जोचेंग सिर्फ पानी ही पी सकता है। जोचेंग को जैन और यूबिन के हाथों से बनाए गए जूस की याद आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जोचेंग पानी पीता है क्योंकि ब्रेड और केचप खाने की वजह से उसका गला बहुत ही सूख गया था, इसीलिए। और इस रूम के अंदर एक छोटा सा बाथरूम है फ्रेश अप और बाथ लेने के लिए, जो कि बहुत ही छोटा सा ही है। पानी पी लेने के बाद जोचेंग वहीं पर बैठ जाता है, अपनी नीज़ को कडल करता है और अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डालता है जो कि बहुत ही थिन है, और अपनी आइज़ को बंद करता है और सो जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि इस थिन ब्लैंकेट से सर्दी कवर नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं कार्मेली मैंशन को। शुआन लू अपने कामों को कर रही थी, यानी कि वो सभी मेड को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी कि किस मेड ने कितना काम किया है और कितना नहीं किया है, और वो अपनी नोटबुक में सभी चीज़ें नोट कर रही थी और देख रही थी कि उसे किस मेड को निकालना है और उसे कितनी और न्यू मेड्स चाहिए। वो अपने काम में बिजी थी कि उसने नहीं देखा कि जैन उसकी ओर आ रहा है। जैन शुआन लो के पास आता है और वो बहुत ही धीरे से बोलता है, मैम।
शुआन लू जब ये सुनती हैं तब वो ऊपर देखती हैं तो वहाँ पर जैन था। जैन को देखकर शुआन लू अपने काम को करना बंद कर देती है। वो स्माइल करती हैं और जैन को देखती हैं और बोलती हैं, जैन क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जैन शुआन लू को देखता है और फिर बोलता है कि हाँ, वो मुझे कुछ चाहिए था। मुझे मुझे चाहिए कि वो मैं अपने साथ लाना भूल गया था और मैं अब इसके बारे में किसी और को बता भी नहीं सकता हूँ आपके अलावा। तो क्या प्लीज़ आप मेरी हेल्प करेंगी? आप मेरे लिए वो ला देंगी प्लीज़? मैं किसी और को बता भी नहीं सकता हूँ, प्लीज़। शुआन लो जब ये सुनती हैं तब वो जैन को देखती हैं और बोलती हैं, जैन तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे साफ साफ बताओ, वरना मुझे कैसे समझ आएगा? जैन का फेस बहुत ही रेड हो गया था और वो बहुत ही एम्बैरेसिंग भी फील कर रहा था। फिर वो शुआन लो के पास जाता है। शुआन लो जैन को देखती हैं और फिर वो बोलती हैं, जैन बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए? जैन फिर धीरे से शुआन लो के ईयर के पास जाता है और बोलता है, वो मुझे मुझे कुछ पैड चाहिए। ये बोलकर फिर जैन थोड़ा सा दूर हो जाता है। शुआन लो जब ये सुनती हैं तब वो स्माइल करती हैं और अपना हाथ जैन के शोल्डर पर रखती हैं। जैन इससे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करता है और वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। शुआन लो जैन को देखती हैं और बोलती हैं कि जैन इट्स ओके, तुम्हें शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरे पास कुछ है, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ, ओके? जैन शुआन लो को देखता है और वो एक स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू सीजे। शुआन लो जैन को देखती हैं और बोलती हैं कि जैन तुम सच में मेरे छोटे भाई हो, बहुत ही अच्छे। जैन जब भी शुआन लू को शीजे बोलता है तब उसे अपने हार्ट के अंदर एक बहुत ही वार्म फील होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद शुआन लू सीधे अपने रूम में जाती हैं। जैन वहीं पर खड़ा रहता है, एकदम स्टैचू की तरह, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ हम यीबो को देखते हैं जो कि थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ था और वो शुआन लू और जैन को ही देख रहा था, बिल्कुल कोल्ड आइज से, क्योंकि उसे सुनाई तो नहीं दिया कि जैन और शुआन लू ने क्या बातें की, लेकिन वो बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जैन को देख रहा था जो चुपचाप अपने फेस को नीचे किए वहां पर खड़ा हुआ था। फिर कुछ ही देर के अंदर वहां पर शुआन लू आती हैं। शुआन लू के हाथ में एक छोटा सा पेपर बैग था। वो जैन के पास आती हैं और उस पेपर बैग को जैन को दे देती हैं। जैन हेजिटेट करते हुए उस बैग को ले लेता है और बोलता है, थैंक यू सीजे। शुआन लू जैन को देखती हैं और बोलती है कि जैन तुम हेजिटेट क्यों फील कर रही हो? मैं तुम्हारी शीजे हूँ, तो तुम मुझसे कभी हेल्प मांग सकती हो, ठीक है? जैन शीजे को देखता है और बोलता है, थैंक यू सो मच शीजे। इसके बाद शुआन लू स्माइल करती हैं और वहां से वो चली जाती है। जैन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया था। तभी अचानक से जैन के सामने वांगी वो आकर खड़ा हो जाता है और वो सस्पिशियस नजरों से जैन को देखता है। ये देखकर तो जैन को एक मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था और वो अपने फेस को नीचे कर लेता है डर के मारे। ईबो जैन को देखता है और बोलता है कि इस बैग में क्या है। ये सुनकर तो जैन पूरा घबरा जाता है और वो कसकर उस बैग को पकड़ लेता है, क्योंकि वो ईबो को बिल्कुल भी ये पैड्स तो नहीं दिखाना चाहता था। ईबो दोबारा से फिर जैन को देखता है और वो बोलता है, इस बैग में क्या है, मुझे इसकी जांच करने दो, और वो अपने हाथ को जैन की ओर आगे कर देता है। दूसरी तरफ जैन जब ये सुनता है तो वो बहुत ही हेजिटेट करते हुए उस बैग को ईबो को दे देता है। ईबो जैन को देखता है और उस बैग को ले लेता है और फिर उस बैग को ओपन करता है, और जैसे ही वो बैग को ओपन करता है और उस बैग के अंदर देखता है तो उसके ईयर्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं एम्बैरेसिंग के मारे, और वो जल्दी से बिना इधर उधर देखे हुए जल्दी से उस बैग को जैन को दे देता है। जैन पूरे टाइम ही इस नीचे की ओर देख रहा था, क्योंकि वो वांगी ईबो की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो को जब फील होता है कि जैन ने बैग नहीं लिया है, तब वो ऊपर की ओर देखता है और जैन को देखता है। जैन के ईयर्स बिल्कुल रेड थे और वो नीचे फ्लोर की ओर ही देख रहा था। ये देखकर ईबो समझ जाता है कि जैन बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन फील कर रहा है। ईबो जैन को देखता है और फिर बोलता है कि इसे ले लो। ईबो खुद भी जैन के सामने बहुत ही नर्वस फील करता है। जैन बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखता है ईबो की तरफ, और वो बैग को लेने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है। ईबो फिर उस बैग को जैन को दे देता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। जैन भी फिर तुरंत वहां से चला जाता है। बहुत ही ज्यादा शाय फील हो रहा था उसे, तो वो तो ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जैन जल्दी से वापस से अपने रूम के अंदर आता है और डोर को बंद करता है और बोलता है, नहीं, वो कैसे जान सकता है कि इस टाइम मैं अपने पीरियड पर हूँ? और नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कितना एम्बैरेसिंग है ये सब, उसे कैसे पता चल गया? नहीं वांगी बो, तुमने मेरा बैग क्यों चेक किया? कितना शेमलेस, कितनी एम्बैरेसिंग बात है ये। मैं क्या करूँ, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
वो बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में चिल्लाता है और ईबो को गालियाँ देने लगता है और फिर कुछ देर के बाद वो अपने माइंड को शांत करता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे ईबो घर नहीं आता है। वो रात को घर आता है जू जैनजिंग के साथ। डिनर कर लेने के बाद फिर ईबो अपने रूम में चला जाता है रेस्ट करने के लिए और जैन अपने रूम में था और वो रेस्ट कर रहा था। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। रात का 1 बजा हुआ था और जैन अपने रूम में पीसफुली सोया हुआ था, लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में एक नॉइज आती है, जिसे सुनने के बाद जैन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपने कानों पर वो पिलो को रख लेता है और फिर दोबारा से वो गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से उसे वही नॉइज सुनाई देती है, जिससे फिर जैन इरिटेट हो जाता है और वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। तभी उसे अचानक से एक डीप और बहुत ही ज़्यादा किसी के चिल्लाने की वॉइस सुनाई देती है। जैन जब ये सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये वॉइस आ कहाँ से रही है। जैन इसे अच्छे से सुनने के लिए अपनी आइज को बंद करता है और वो इसे समझने की कोशिश करता है। तभी जैन को रियलाइज होता है कि ये कोई वुमेन है जो बहुत ही जोर से चिल्ला रही है। जैन जब ये देखता है तब वो जल्दी से अपनी आइज को ओपन करता है और लाइट को भी ऑन करता है और जल्दी से वो टाइम को चेक करता है और देखता है और बोलता, व्हाट, इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है। जैन ये देखने के लिए जल्दी से अपने बेड से उठता है और वो रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही जैन रूम से बाहर निकलता है तब वो साफ साफ सुन सकता था, प्लीज हेल्प हेल्प मी, प्लीज प्लीज कोई तो मुझे बचाओ प्लीज। जैन जैसे ही ये नॉइज सुनता है तब वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो उसी आवाज की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। जैन वहां पर आता है तब वो उस लाउड नॉइज को सुन सकता था। जैन सोचता है कि इस वक्त कौन चिल्ला रहा है, कि क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो चिल्ला क्यों रही है, वांगी वो किसी को टॉर्चर कर रहा है। जैन बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और अब वो उस रूम को देखता है। रूम अनलॉक था जिस वजह से लाइट रूम से बाहर आ रही थी। जैन उसके पास जाता है तब वो पूरी तरह से क्लियर वॉइस सुन सकता था जो कि उस रूम के अंदर से आ रही थी। और लोग इस आवाज़ को नहीं सुन सकते थे क्योंकि ये रूम काफ़ी दूर था उनके रूम से। जैन ने इस आवाज़ को सुना क्योंकि जैन का रूम बहुत ही पास है यहाँ, इसीलिए उसने इस नॉइज़ को सुन लिया। उस रूम के अंदर से एक लेडी बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में चिल्ला रही थी, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचाओ। वो लेडी इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि जैसे मानो कोई उसे फोर्स कर रहा हो। जैन फिर हिम्मत करता है और वो उस रूम की डोर को ओपन कर देता है। जैन रूम के अंदर देखता है। उस रूम के अंदर देखता है जैन अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। अपने सामने का सीन देखकर जैन के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपको क्या लगता है एवरीवन, जैन ने ऐसा क्या देख लिया होगा कि जिसकी वजह से जैन का ये हाल हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।